तो वेलकम ऑल, आप सबका स्वागत है बुक 2 के चैप्टर एक दलीय प्रभुत्व का युग, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा मुख्य विपक्षी दल, मेन अपोजिशन पार्टीज। जब कांग्रेस सत्ता में थी या कांग्रेस का एक दल का प्रभुत्व था, तब उस वक्त कौन कौन से विपक्षी दल या पार्टियां मौजूद थी। तो आज हम दो पार्टी के बारे में पढ़ेंगे, समाजवादी पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, और कम्युनिस्ट या साम्यवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये टॉपिक इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर क्वेश्चन एक दलीय प्रभुत्व या कांग्रेस प्रभुत्व के कारण नहीं आया तो विपक्षी पार्टी पर ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और वीडियो। सबसे पहले विपक्षी पार्टियों का उदय, इमर्जेंस ऑफ अपोजिशन पार्टीज। तो शुरुआत करते हैं विपक्षी दलों की भूमिका, रोल ऑफ अपोजिशन पार्टी। हम सबको पता है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक दल को बहुमत मिलता है, बहुमत मतलब मेजोरिटी, जिसकी सरकार बनती है, और दूसरा दल जिसको सबसे ज्यादा सीटें मिलती है बहुमत दल के अलावा, वो विपक्षी दल की भूमिका निभाते हैं। भारत में जो दल सरकार बनाता है और दूसरा दल जिसको 1/10 सीटें लोकसभा में मिल जाए, उसको विपक्षी दल का दर्जा दिया जाता है। तो विपक्षी दल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसका कार्य केवल इतना नहीं है कि वो सरकार का विरोध करे, सरकार की आलोचना करे, या जनमत को, जनता को अपने पक्ष में करे और सिर्फ सरकार का विरोध करता रहे। विपक्षी दल का मेन काम यह होता है कि वो सरकार की केवल गलत नीतियों का विरोध करे। अगर बात बात में वो सरकार का विरोध कर रहा है तो यह विपक्षी दल की नकारात्मक भूमिका है। मेन काम क्या है कि बहुमत के समर्थन से कई बार सरकार ऐसी बन जाती है कि मान के चले भाई सरकार बन गई, बहुत ज्यादा बहुमत मिला हुआ है, मनमाने उसके कानून बनाने लगती है, मनमानी नीतियां बनाती है, मतलब वो जनता जनमत के खिलाफ होकर भी काम करने लगती है। ऐसी सरकार निरंकुश, तानाशाह, डिक्टेटर होकर काम करने लगती है। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र में विरोधी दल की जो भूमिका है अपोजिशन पार्टी की, इंपॉर्टेंट हो जाती है, और उसका काम है कि वो सरकारी दल, जिस दल की सरकार है, उसके मनमानी पर, उसकी तानाशाही पर अंकुश या रोक लगाए। अब अगर हमारे यहां भारत में देखें तो स्वाधीनता या आजादी से पहले ही कुछ विपक्षी पार्टियां मौजूद थी, और 1952 के आम चुनावों से पहले ही ये विपक्षी दल बन चुके थे। इनमें से कुछ और ऐसे विपक्षी दल है जो 60-70 के दशक में भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे। यदि आप आज के जितनी भी गैर कांग्रेसी राजनीतिक दल को या विपक्षी पार्टियों को देखोगे तो आप पाओगे कि 1950 के दशक में या किसी न किसी रूप में विपक्षी पार्टी के रूप में ये पार्टी पहले भी खोजी जा सकती है या पहले भी मौजूद थी। सत्तारूढ़ दल, जो भी आप ये कह सकते हैं, जिस सत्तारूढ़ दल का मतलब होता है जिसकी सरकार हो, जब वो जनहित विरोधी नीतियां या कार्यक्रम काम करता है तो उसके विरोध में विरोधी दल अपना विरोध प्रकट करते हैं। वो सरकार के जो या सरकार की, या सिर्फ कह लो जिस दल की सरकार है, उनकी नीतियों की आलोचना करते हैं और सरकार के खिलाफ जनमत तैयार करते हैं। विरोधी दल का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, वो जनता और सरकार के मध्य, जो गवर्नमेंट है और जो पब्लिक है, उनके बीच एक कड़ी का काम करता है, एक चेन का काम करता है, या एक पुल का काम करता है। विरोधी दल विभिन्न विषयों पर, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, अगर जनता उस पर कुछ सोचती है, कुछ भावनाएं रखती हैं, कुछ इच्छाएं रखती हैं, कुछ प्रतिक्रिया देती है, तो विरोधी दल का काम है इन सभी इच्छाओं, भावनाओं, प्रतिक्रियाओं को लेकर संसद या सरकार तक पहुंचाना। ये है इसका इंग्लिश कन्वर्जन, पूरा 2 पेज का। अब हम आते हैं समाजवादी पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी पर। सबसे पहले इसकी स्थापना 1934 में समाजवादी सोशलिस्ट विचारधारा आइडियोलॉजी के कुछ यूथ कांग्रेसी, या यूं कह लो युवा कांग्रेसी नेता थे, उन्होंने कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया। तो 1934, ठीक है, जो कांग्रेस के युवा जो कांग्रेसी नेता थे वो, उन्होंने कांग्रेस समाजवादी पार्टी को बनाया। अब ये समाजवादी पार्टी कैसे आगे जाकर इसका विकास हुआ, तो ये नेता कांग्रेस को अधिक से अधिक समाजवादी बनाना चाहते थे, या समाजवादी विचारधारा के अनुसार आगे निर्माण करना चाहते थे या विकास करना चाहते थे कांग्रेस का। 1948 में कांग्रेस जो पार्टी थी, उसने अपने संविधान में एक परिवर्तन कर दिया। अभी तक ये कांग्रेस समाजवादी पार्टी कांग्रेस के अंदर रहकर ही काम कर रही थी, लेकिन 1948 में जब कांग्रेस ने
अपने संविधान में परिवर्तन किया और ये कर दिया कि कोई भी जो कांग्रेस का सदस्य है वो दोहरी सदस्यता को ग्रहण नहीं कर सकता है, अर्थात दोहरी सदस्यता के सिद्धांत को समाप्त कर दिया। तो अब कांग्रेस के साथ साथ आप दूसरी किसी पार्टी या दल के सदस्य नहीं रह सकते थे, अर्थात कांग्रेस का कोई सदस्य अब किसी दूसरी पार्टी का सदस्य नहीं रह सकता था। इस तरह एक साथ दो दलों की सदस्यता अब नहीं रखी जा सकती थी कांग्रेस के संविधान के अनुसार। इसके परिणाम स्वरूप यह हुआ कि कांग्रेस के जिन नेताओं ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी बनाई थी, उन्होंने कांग्रेस से अलग हो गए या अलग होना पड़ा और उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई और उन्होंने अपने समाजवादी पार्टी से कांग्रेस का नाम हटा दिया और पार्टी का नाम रखा समाजवादी पार्टी, और इस तरह ये समाजवादी पार्टी अस्तित्व या एग्जिस्टेंस में आई। ये है इसका इंग्लिश कन्वर्जन। अब हम आते हैं मुख्य नेता या मेन लीडर्स पर। समाजवादी पार्टी के मुख्य नेता जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, अच्युत पटवद, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, इनके नाम से हॉस्पिटल भी है, ये बहुत मशहूर और सुप्रसिद्ध नेता थे, और एमएस जोशी इत्यादि समाजवादी पार्टी के लीडर्स थे। विचारधारा, समाजवादी पार्टी की विचारधारा क्या थी? समाजवादी पार्टी समाजवाद लाना चाहती थी, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से समाजवाद में विश्वास रखती थी, अर्थात शांतिवादी तरीके से और लोकतांत्रिक तरीके से समाजवाद लाना चाहती थी। जबकि कांग्रेस ने अपने को समाजवाद का समर्थक घोषित नहीं किया था। इसी कारण ये कांग्रेस से अलग होकर समाजवाद की स्थापना करना चाहते थे, परंतु लोकतांत्रिक और शांतिपूर्वक तरीके से। समाजवादियों का कहना था कि कांग्रेस ने समाज में पूंजीवादियों तथा उद्योगपतियों के अस्तित्व को ज्यादा विश्वास रखती है या इनका ज्यादा समर्थन करती है। वहीं ये जो समाजवादी पार्टी थी, ये लोकतांत्रिक या शांतिपूर्ण तरीके से समाज को अधिक से अधिक समतावादी या समानतावादी कह सकते हो बनाना चाहती थी। समाजवादी पार्टी संवैधानिक साधन मतलब लोकतांत्रिक तरीका क्या होता है संवैधानिक साधन, जब वो चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़कर जीतकर सरकार बनाएंगे और सरकार में आकर समाजवादी नीतियों को बनाएंगे। तो इस तरीके से वो समाजवाद की स्थापना के पक्ष में थे। अब हम आते हैं समाजवादी पार्टी की दुर्बलता पर। 1952 के चुनाव को देखें तो समाजवादी पार्टी को कोई विशेष सफलता या जन समर्थन नहीं मिला, क्योंकि ना तो यह सुचारू रूप से एक संगठित दल था, क्योंकि यह कांग्रेस से अलग होकर बना था और इसकी कोई खास अलग पहचान नहीं बन पाई थी, और ना ही इसे कुछ खास सामाजिक आधार प्राप्त था या हुआ था। दूसरी दुर्बलता इसके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक हुई 1955 में। इस पार्टी को, समाजवादी पार्टी को, एक भयंकर धक्का लगा। कांग्रेस जिसकी सरकार थी, इसने अपने नागपुर के अधिवेशन या सेशन में खुद ही घोषणा कर दी कि भैया कांग्रेस भी एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहती है जो समाजवादी बनावट का हो, और समाजवाद को अपना लक्ष्य घोषित कर दिया। अब इससे समाजवादी दल और समाजवादी दल के जो समर्थक या समाजवादी दल के जो नेता थे और उन पार्टी के एक विचारधारा में बाधा आना एक स्वाभाविक था, क्योंकि भाई जो समाजवादी पार्टी अलग क्या करेगी, जबकि जब जिस दल की सरकार है वो खुद ही समाजवाद लाना चाह रही है। लेकिन फिर भी इसके कुछ सीनियर जो बड़े लीडर थे जैसे राम मनोहर लोहिया और उनके नेतृत्व में जो अन्य समाजवादी थे, उन्होंने कांग्रेस के शासन को अलोकतांत्रिक कहा और गरीबों के हित में ना होना कहा, और ये कहा कि भाई जो कांग्रेस है भले ही समाजवाद का लक्ष्य रख रही है, लेकिन ये गरीबों के खिलाफ है और अमीरों के पक्ष में है। और इस कारण से बड़े जो समाजवादी नेता थे जैसे राम मनोहर लोहिया, इन्होंने कांग्रेस से दूरियां बनाकर रखी। परंतु कुछ ऐसे समाजवादी थे जैसे अशोक मेहता, इन्होंने कांग्रेस के हल्के फुल्के सहयोग का समर्थन किया। तो ये एक तरह से समाजवादी पार्टी की दुर्बलता ही है कि इनके पास कोई मुख्य वैसी विचारधारा नहीं थी जिसके दम पर ये कांग्रेस का कुछ खास विरोध करें, क्योंकि कांग्रेस ने खुद ही समाजवाद को अपना लक्ष्य घोषित कर दिया था। तीसरी दुर्बलता आती है कुछ समय के बाद, जो समाजवादी दल है ये कई दलों में या कई भागों में बंट गया, जैसे किसान मजदूर प्रजा पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। भारतीय राजनीति में ऐसा नहीं है कि इसके बाद इसके टुकड़े नहीं हुए, और अन्य कितनी ही पार्टियां हैं जो समाजवाद के नाम पर खड़ी की गई और अभी भी भारत की राजनीति में वो पार्टियां बनी हुई है, जैसे जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, जनता दल सेक्युलर, जनता दल यूनाइटेड,
लोक शक्ति पार्टी। तो समाजवाद के नाम पर इतनी पार्टियां और दल हैं कि ये कह सकते हो कि आप वास्तविक समाजवादी कौन है, क्या है, इसकी पहचान करना काफी कठिन हो जाता है। अब हम आते हैं दूसरी पार्टी पर, कम्युनिस्ट पार्टी, मतलब कि साम्यवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना पर रूसी क्रांति, सबको पता है 1917 में साम्यवादी रूसी क्रांति हुई और जो सफल क्रांति थी, इससे प्रेरित होकर साम्यवादी विचारधारा को भारत में भी प्रचार प्रसार करने के लिए कुछ नेताओं ने इस साम्यवादी पार्टी की स्थापना करी। 1924 में मानवेंद्र नाथ राय ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना करी। तो ये याद रखना, 24 और मानवेंद्र नाथ राय इन्होंने की थी। इनका स्पेशली विशेषकर यह कहना था कि भारतीय समस्याओं का समाधान केवल लेनिन और कार्ल मार्क्स, जो साम्यवादी विचार है, इनके विचारों के अधीन ही संभव है। और ये जो साम्यवादी नेता थे, ये रूस के साम्यवादी नेताओं से प्रशिक्षण, ट्रेनिंग भी लेते रहे। 1935 से कांग्रेस के दायरे में रहकर इस पार्टी के लोगों ने काम किया। 1935 के आसपास और आगे इन्होंने केवल कांग्रेस के दायरे में काम किया, पर जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और उसके दौरान ब्रिटेन का समर्थन तो कांग्रेस ने किया। इसके कारण साम्यवादी कांग्रेस से अलग हो गए और उनसे अलग होकर उन्होंने फिर कांग्रेस का समर्थन साथ नहीं दिया। यहां तक कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट में भी कांग्रेस का साथ साम्यवादियों ने नहीं दिया। ये है इसका इंग्लिश कन्वर्जन। तो स्वतंत्रता के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद कम्युनिस्ट पार्टी जितने भी साम्यवादी नेता थे, इन्होंने कांग्रेस का विरोध किया। उनकी राय में सत्ता का हस्तांतरण, देखो अंग्रेजों से कांग्रेस के हाथ में सत्ता आ गई, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो आजादी आई है, ये सच्ची आजादी नहीं है, सच्चा सत्ता का हस्तांतरण नहीं है। और साम्यवादी नेताओं ने तेलंगाना क्षेत्र में जनता के समर्थन से हिंसक विद्रोह को प्रोत्साहन दिया और शीघ्र ही इन्होंने अपनी नीतियों को बदलना पड़ा। पहले आम चुनाव में 16 सीटों पर सफलता मिली और यह साम्यवादी पार्टी दूसरे नंबर पर आई। इसके बाद अगर आप देखो तो इनका प्रभाव कहां पाया जाता है, केरल, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, त्रिपुरा इत्यादि जैसी जगहों पर या क्षेत्रों में इस पार्टी को व्यापक समर्थन मिला या इनका प्रभाव यहां ज्यादा मिलता है। दूसरे आम चुनाव में साम्यवादी पार्टी को 27 सीटें मिली और यह दूसरे स्थान पर रही। पर दूसरे आम चुनाव में सबसे बड़ी बात यह थी कि केरल राज्य में इसने अपनी सरकार बनाई। हालांकि इस सरकार को बाद में कांग्रेस ने 356 लगाकर बर्खास्त कर दिया, पर साम्यवादी दल वो दल था जिसने पहली गैर कांग्रेसी सरकार केरल राज्य में बनाई। ये है इसका इंग्लिश कन्वर्जन। साम्यवादी पार्टी के जो मेन लीडर्स, मुख्य नेता थे, वो कुछ इस प्रकार: EMS नमूद्रीपाद, AK गोपालन, SA डांगे, PC जोशी, अजय घोष, ज्योति बसु, प्रमोद दास गुप्ता, समर मुखर्जी, नितिन चक्रवर्ती। ये बहुत माने हुए लीडर्स है। खासकर कि ज्योति बसु का नाम आपने बहुत सुना होगा। पश्चिम बंगाल में लंबे समय तक ये राजनीति में मुख्य नेता के रूप में जाने जाते रहे। अब हम आते हैं साम्यवादी पार्टी की विचारधारा पर। ये कम्युनिस्ट पार्टी या साम्यवादी पार्टी क्रांतिकारी, मार्क्सवादी या हिंसक तरीके से, ये तीनों एक ही बात है, याद रखना। ये समाजवाद या साम्यवाद लाना चाहते थे जितने भी साम्यवादी नेता थे, परंतु क्रांतिकारी तरीके से, मार्क्सवादी तरीके से, या यूं कह लो हिंसक तरीके से समाजवाद की स्थापना करना चाहते थे। अब हम आते हैं साम्यवादी पार्टी की दुर्बलता पर। 1964 वो टाइम था या वो साल था जिसमें इस पार्टी को सबसे बड़ा धक्का लगा, क्योंकि भारत चीन युद्ध जो 1962 में हुआ था, उसका प्रभाव इस पार्टी पर बहुत बुरा पड़ा और 1964 में इस पार्टी का विभाजन हो गया। एक ऐसा टुकड़ा हुआ जो सोवियत संघ के प्रति झुकाव रखने वाले नेता थे या सोवियत संघ के विचारधारा के प्रति झुकाव वाले नेता, और दूसरे चीन के प्रति या चीन की विचारधारा के प्रति झुकाव वाले नेता थे। और इन दोनों में बाद में फूट पड़ गई और इस पार्टी का विभाजन हो गया। सोवियत संघ के जितने समर्थक या विचारधारा के समर्थक थे, उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनाई या एक अलग पार्टी CPI बनाई, और इसका विरोध करने वालों ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी CPIM बनाई, जिसे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बोला जाता है। इस प्रकार इस दल का दो भागों में विभाजन
हो गया। अब इस पूरे वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके पास पार्ट आता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपको इसका आंसर बड़े ध्यान से देना है। वो क्या है? समाजवादी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी में अंतर, डिफरेंसेस बिटवीन समाजवादी पार्टी एंड कम्युनिस्ट पार्टी। तो आपको इनके बीच का अंतर पता होना चाहिए। बड़े ध्यान से इसको समझना और इसको एक्सप्लेन करना जैसे मैं बता रहा हूं, तो आपके नंबर पूरे में से पूरे आ जाएंगे। तो पहला अंतर है, समाजवादी पार्टी का जो लक्ष्य है वो लोकतांत्रिक समाजवाद था, अर्थात ये समाजवाद तो लाना चाहते थे परंतु शांतिपूर्वक तरीके से समाजवाद लाना चाहते थे, पीसफुल मैनर से सोशलिज्म लाना चाहते थे। परंतु अगर आप कम्युनिस्ट पार्टी को देखोगे तो वो क्रांतिकारी समाजवाद में विश्वास रखती थी, मतलब ये हिंसक या यूं कह लो वायलेंट तरीके से समाजवाद की स्थापना या समाजवाद को लाना चाहते थे। दूसरा अंतर आता है, समाजवादी पार्टी एक और यूं कह सकते हो कि कांग्रेस की बड़ी आलोचना करती थी। समाजवादी पार्टी के नेता राम मनोहर लोहिया इत्यादि मतलब कांग्रेस को संसद में ऐसे घेरते थे और इनकी नीतियों की इतनी कट्टर आलोचना करते थे कि कांग्रेसियों के पास जवाब नहीं होते थे। राम मनोहर लोहिया तो कई जगह ऐसा घेर लेते थे उनको प्रश्नों में कि समाजवादी पार्टी और राम मनोहर लोहिया से कांग्रेसी नेता बचते फिरते थे। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस की आलोचना से बचती थी। देखो, ऐसा नहीं है कि ये विरोध नहीं करते थे, लेकिन ये ज्यादा कट्टर आलोचना या सरेआम आलोचना या संसद में कांग्रेस की आलोचना करने से बचते थे, इसको अवॉइड करते थे। तीसरा अंतर आता है, समाजवादी पार्टी का जो स्वरूप है, जो नेचर है, समाजवादी पार्टी सदैव राष्ट्रीय बनी रही। राष्ट्रीय बनी रही मतलब इसके ना तो किसी दूसरे देश से और ना ही किसी दूसरे देश की पार्टी या दल के साथ कोई संबंध बनाए या बनाने की कोशिश करी। तो इसका स्वरूप सदैव जो इसका नेचर है, जो स्वरूप है, वो राष्ट्रीय या नेशनल बना रहा। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी, सबको पता है कि सोवियत संघ, जो आज का रूस है या पुराना सोवियत संघ है, उसकी कम्युनिस्ट पार्टी या साम्यवादी पार्टी के साथ पूरी तरह से जुड़ी हुई थी और उसके निर्देशों का भी पालन करती थी। मतलब देखा जाए तो इसका स्वरूप पूरी तरह अंतरराष्ट्रीय था, या यूं कह सकते हो बाहरी देश सोवियत संघ के कम्युनिस्ट पार्टी के साथ इसके संबंध थे और उनके निर्देशों का, डायरेक्शंस का भी पालन कम्युनिस्ट पार्टी करती थी। तो ये इसका अंतर बोला जाता है। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे वो होगा मुख्य विपक्षी पार्टियों में भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी। इन दोनों पार्टियों के बारे में पढ़ेंगे और इन दोनों की विचारधारा के अंतर क्या है वो भी हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक शेयर कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट भी जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में।